हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको याद दिला दूं, जस्ट इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी जो कि फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, और किस प्रकार हमने देखा था कि जो ये ब्रिटिश के पावर है उसको सेंट्रलाइजेशन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ इसके अंदर। फिर हमने देखा कि किस प्रकार न्यूज़पेपर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो किस प्रकार उसका हमने स्टडी किया था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज जाओ यार, देख लो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो जरूर चेक कर लेना। और साथ में यार, प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारा एक, आप जाओगे हमारे चैनल के अंदर, आप देखोगे वीडियो सेक्शन के बाजू में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है, जिसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर लेक्चर्स के हिसाब से पूरा आपको वीडियोस मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस हमारा। आप जाओ, वीडियोस देखो अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो। और साथ में दोस्तों, हमारा 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स। आपका अपना यार JR फैमिली का ही चैनल है, मेरा अपना चैनल है। तो प्लीज अगर आप सपोर्ट करोगे यार, तो फिर काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जाके देख लेना, वीडियो देखो पहले जाके उस चैनल के अंदर। वीडियो अगर आपको जेन्युइनली अच्छे लगेंगे तो ही सब्सक्राइब करना, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम वहां पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। मेन चैनल तो यही है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट डालते हैं वहां पे, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज मिल सके। तो प्लीज जाओ, चेक करो, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक सब चीज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले आज पढ़ना क्या है हमें, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारे लिए वो है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप ये जानते होंगे, अगर मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात करूं और उसमें नेशनल कांग्रेस का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा एक हाथ रहा है इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। तो जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, INC जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या रोल रहा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ था। ठीक है ना, एस्टैब्लिश कैसे हुआ था ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट। ओके, अब देखो, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था लगभग 1885 में। ठीक है ना, एक डेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर बात करें 28 दिसंबर, ये भी आप याद रख लो अगर चाहिए। 28, ठीक है, 28 दिसंबर 1885, यानी बहुत पुराना पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 में ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और उस टाइम में जो ये सेशन रखा गया था, मतलब एस्टैब्लिशमेंट जब रखा गया था, तो वो सेशन जब हो रहा था, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो कि मुंबई में है, वहां पे इसको रखा गया था। और इसमें लगभग 72 डेलीगेट थे, और ये जो 72 डेलीगेट्स थे ना, ये अलग अलग प्रोविंस से आते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई प्रोविंस का हो, एक ही कोई इलाके का हो, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग रिलीजन के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग जो है यहाँ पे मेंशन थे इस 72 डेलीगेट पर्सन के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही में जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे उस टाइम के, ठीक है, वो एक बहुत ही फेमस रिनोन्ड लॉयर थे। कहां से बिलोंग करते थे वो, एक जो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, वो टाइम पे बंगाल बोलते थे हम लोग बेसिकली, तो वहां से वो बिलोंग करते थे, कोलकाता से बिलोंग करते थे वहां पे। एंड इन्होंने ही जो कि ये जो सेशन था, ये जो मुंबई में जो मैंने बोला कि 28 दिसंबर के दिन 1885 में एक सेशन हुआ था 72 डेलीगेट्स के बीच में, वो क्या थे, उसके प्रेसिडेंट थे, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर तरीके से, अच्छे तरीके से करवाना, ये इनकी जिम्मेदारी थी। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं यहाँ पे। एंड साथ ही में उन्होंने एक और चीज बताया था यहाँ पे, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट के पीछे इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से रहा है। और एक और थे जिनका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक तरीके से सहयोग किया था, हेल्प किया था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मेशन होने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने किया था। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि INC का एस्टैब्लिशमेंट कब और कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, दैट इज पर्पस, क्यों करना है यार ये, मतलब ये जो नेशनल कांग्रेस है, ये INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया। तो देखो, सबसे पहले तो ये था कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, यानी कि फ्रीडम चाहिए। चैप्टर का नाम भी आप देखोगे तो फ्रीडम मूवमेंट है, यानी कि फ्रीडम के लिए कहीं ना कहीं कुछ योगदान करना पड़ेगा, कि बहुत सारे लोग को सामने आना पड़ेगा। अगर आप सामने नहीं आओगे तो आपको लोग
कंसीडर नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक बात बोलूं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन करना। देखो हिस्ट्री ऐसी बोरिंग होती है, आपको पता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा सकूं। बाकी लोग जैसा नहीं सिर्फ बड़बड़ करके चला गया, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ स्टोरी फॉर्म में मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, पुराने एग्जाम्पल को नए जमाने से कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा तरीका आपको पसंद आता हो। लेकिन एक और चीज मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंस, जो आजादी हमें मिला है, वो किसी एक इंसान की वजह से मिला है क्या? नहीं। आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलवाई है, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी दिलवाई है, तो मैं गलत बोलूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1858 जो स्ट्रगल शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। आपको पता ही है, मैंने स्टोरी बताया, अब इसके पहले के बहुत सारे चैप्टर्स हमने इसके ऊपर पढ़ाए हैं आपको। तो वहां से लेके 1947 तक इतने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, इतने सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, तब जाके हमें आजादी मिले। तो उसी लिए ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, ये कोई एक इंसान के लिए नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं एक पार्टी है जिसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान किया है। तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो मेन पर्पज यही था कि यहां पे जो लोग हैं उसको एकजुट लेकर आ जाए। जब तक एक साथ इकट्ठा लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि कैसा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, सरकार अपना चलाती थी, और जब लोग इकट्ठा होते थे तो उसको बैन करती थी, नियम कानून लगा के कि आप इतना नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक पार्टी रहेगी, एक कमेटी रहेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो लोग अलग अलग जगह से जुड़ सकेंगे। और यही इसका मकसद था, मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि किस प्रकार अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रिलीजियंस के लोग हमारे साथ जुड़े और एक साथ इकट्ठा होकर दिखे। तब जाके ब्रिटिश वाले को पता चलेगा कि हाँ, इंडियंस में भी एकता है, यूनिटी है, और कहीं ना कहीं ये लोग भी अगर एक साथ मिल गए तो हमारी वाट लगा सकते हैं। तो ये चीज दिखाने की जो मेन पर्पस था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। ठीक है, तो ये सभी चीज होने लगा टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम। जब एक दूसरे से हम मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से कुछ चीजें शेयर करेंगे, तभी तो मुझे और आपको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा ना, तभी तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना, और बाकी चीजें देख पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देख पाएंगे, व्यूज देख पाएंगे, एंड साथ ही में हम लोग जो फीलिंग्स होगा एक दूसरे के प्रति, वो हम लोग देख पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि आप, कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है ना, कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी आप इमेजिन कर लो यार, मैं तो मतलब बोलता नहीं हूँ ये सब चीजें, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर लो। जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब बातें नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सभी चीज किस में आ जाता है? ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। क्लियर है? और साथ ही में किस प्रकार आगे की चीज को डेवलप किया जाए, किस प्रकार हम रिवॉल्यूशन लेके आए, नेशनल मूवमेंट किस प्रकार करना है, ये सभी चीज ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी आपको बहुत ही बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ये जो आईएनसी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसमें भी बहुत सारे फेज थे। तो पहला जो फेज आया था वो था दोस्तों मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज कहीं ना कहीं उसका मतलब होता है बीच का फेज, ठीक है ना, मॉडरेट फेज, ठीक है। और ये मॉडरेट फेज का एक्चुअल मीनिंग होता है जो तरीका था वो लोग का काम करने का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो पहले जब शुरुआत किया वो लोग ने, तो बड़े आराम से किया, मतलब कोई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए। तो पहले एकदम मॉडरेट लेवल पे थे वो लोग, मॉडरेट फेज, जो कि चला जब वो एस्टैब्लिशमेंट किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुआ था, और ये कब तक चला? लगभग 10 साल चला। तो 1885 से लेके लगभग 1905, मतलब 20 साल, ठीक है ना, लगभग कितना साल? 20 साल। तो 20 साल ये जो फेज है, मॉडरेट फेज चला। क्यों मॉडरेट फेज चला? क्योंकि जब कांग्रेस जब लॉन्च हुई, जो कांग्रेस पार्टी बनी, तब उन्होंने सोचा कि हम एक ही साथ आंदोलन कर देंगे, एक ही साथ एकदम फॉर्म में आ जाएंगे, और जो हमारा रियल है वो हम लोग एक ही बार दिखा देंगे, तो नहीं काम चलने वाला, ब्रिटिश हमें अपोज कर लेगा, अगेंस्ट में आ जाएगा। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वैसा वाला। तो धीरे धीरे हम लोग आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो स्टार्टिंग का जो 10 साल था किसका, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट किया था, तो उनका बहुत ही ज्यादा स्लो परफॉर्मेंस रहा था, और आराम आराम से वो चीजें समझ रहे थे, चीजों को देख रहे थे, और किस प्रकार आगे बढ़ना है वो ये लोग कंसीडर कर रहे थे। जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे, यानी बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनको भी समझने में टाइम जा रहा था किस प्रकार चीजें होती है, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने की ये लोग सोच रहे थे। क्योंकि देखो, अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि अगर हम कोई भी एक बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो ऐसा नहीं है ना डायरेक्ट बिजनेस शुरुआत किया, आज इधर मुंबई में एक ब्रांच डाल दिया, यूपी में एक ब्रांच डाल दिया, फिर आप बिहार में एक ब्रांच डाल दिया, महाराष्ट्र में एक ब्रांच डाल दिया, उड़ीसा में एक ब्रांच डाल दिया, हर जगह एक ब्रांच खोलते जा रहे हो। क्यों चलेगा भाई? अगर आपका कुछ वैल्यू ही नहीं है, अगर आपने कुछ बेस नहीं रखा है, कुछ फाउंडेशन नहीं रखा है, तो आपका तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन वही आप
बहुत ही अच्छे फ्रेम में हो, बहुत ही अच्छा आपका ब्रांड है, जैसे कि मैकडी वगैरह होता है, मैकडॉनल्ड्स होते हैं, डोमिनोज होते हैं, पिज्जा वगैरह के, उनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो कहीं पे भी वो खोल दे, लोग जाएंगे पिज्जा खाने, बर्गर खाने। समझ में आ रहा है दोस्तों बात? तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे वो फाउंडेशन बिल्ड करने का जो काम है वो इस मॉडरेट फेज में वो कर रहे थे धीरे धीरे। और बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसफी है, क्योंकि देखो चीजें सीखते हैं हम लोग, और चीजें हम किससे सीखते हैं? जो हमसे आगे हो। तो हमसे आगे कौन था उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स, वेस्टर्न कंट्री। हम वेस्टर्न चीजों से बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, वेस्टर्न फिलोसफी सीख रहे थे, लिबरिज्म सीख रहे थे, फ्रीडम सीख रहे थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग धीरे धीरे जो है फ्रैटर्निटी वगैरह सीख रहे थे हम लोग। एंड ये बिलीव कर रहे थे कि हम लोग जो फॉलो करेंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करेंगे, एक जो भी करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे, और धीरे धीरे ये सब चीजें आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, फिरोज शाह मेहता हो गए, सुंदरनाथ बैनर्जी हो गए, ये सब क्या थे? इसमें लीडर्स थे। और कौन से लीडर्स थे? मॉडरेट लीडर्स थे। क्या थे वो? मॉडरेट, यानी कि जब मॉडरेट फेज चल रहा था उस जमाने में जो लीडर्स थे, जैसे मैंने नाम लिया कुछ लीडर्स का, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुंदरनाथ बैनर्जी, ये कुछ लीडर्स थे जो कि इस टाइम के फेज के अंदर, मॉडरेट फेज के अंदर वो लीडर्स थे, तो इसीलिए उनको मॉडरेट लीडर्स कहा जाता है। अब मॉडरेट फेज जब खत्म होगा तो यार थोड़ा जोश तो आएगा, और अच्छे से थोड़ा एकदम फॉर्म में आके काम करना पड़ेगा। तो अब एक और फेज आया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। और ये जो फेज था एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये चला लगभग 1905 से लेके 1920 तक। ठीक है, 1905 से लेके 1920 तक ये फेज चला। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस फेज, ये फेज स्टार्ट होने के पहले आपको मैंने बताया कि मॉडरेट फेज चल रहा था। तो मॉडरेट फेज में क्या थे? मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे मैंने बताया गोखले वगैरह थे। ठीक है ना? और यहां पे इनका एक था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब भी कोई बैठक होता था, सेशन जब होता था, तो यहां पे उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती थी, किस प्रकार जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को फॉर्म किया जाएगा, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, जॉब्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ये सभी चीज वो लोग सोचते थे। ऐसा नहीं है किसी मुंह उठा के पार्टी बना दी, तो आगे का भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो सब प्री प्लान वो लोग को करना पड़ा था। फिर किस प्रकार मिलिट्री को फॉर्म करना है, एक्सपेंसेस कैसे प्रोवाइड करना है, तो ये जुडिशियरी एक्शन जो भी था वो सभी चीज यहां पे होने लगा। और ब्रिटिश का तो बहुत पहले से ही था कि ब्रिटिश हमेशा ये चाहते थे कि ये इंडियंस कभी भी एकजुट ना हो, इसीलिए ब्रिटिश हमेशा ना एक चीज हमेशा फोकस करके रखता था, डिवाइड एंड रूल। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश का सबसे मेन गुरु मंत्र क्या था? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और राज करो, डिवाइड करो और राज करो। क्योंकि अगर हिंदुस्तानी जो पहले थे, अगर वो पहले से एकजुट हो जाते तो कोई सुल्तानेट, कोई मुगल्स, कोई अंग्रेज हम पे राज नहीं कर पाता। लेकिन हमारे अंदर ही एकता नहीं थी, और आज भी आप देखोगे, आज भी हम जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे और ये सब के नाम पे हम लोग लड़ते रहते हैं। आज भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। आप लोग मेरी बातों से एग्री करते होंगे। अगर हमें एक देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, चीजों, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, इट डजंट मैटर यार, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो। लेकिन हमारे इंडियंस के अंदर एकता थी नहीं, न पहले थी ना अब है। तो उसी चीज का ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायदा उठाया कि जब लोगों में एकता ही नहीं है, लोग एक साथ आते ही नहीं है किसी चीज को आंदोलन करने के लिए, तो यार हम डिवाइड कर चुके हैं, उनको तोड़ चुके हैं, उनको अलग अलग कर चुके हैं। अब अलग अलग हो गए तो किसी एक के ऊपर राज चलाना आसान होता है एज कंपेयर टू बल्क ऑफ पीपल। आप 100 लोग के ऊपर राज नहीं चला पाओगे, लेकिन एक के ऊपर राज चला लोगे इजीली। तो वही चीज ब्रिटिश करती थी। तो वो चीज धीरे धीरे हमको समझ में आ रही थी, इसीलिए हमने ये जो कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने फॉर्म किया, एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट किए, सो दैट लोग एक साथ, अलग अलग प्रोविंस से आए, एक साथ आए, और जब मिलके, जब लोग दिखेंगे और लोग आंदोलन करेंगे और लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, तब ब्रिटिश थोड़ी सी घबराएगी और ब्रिटिश बोलेगी बेटा अब तो कुछ सोचना पड़ेगा यार, भारत देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, हम भी नहीं तो यार हमारी वाट लग जाएगी यहाँ पे। तो ये सभी चीजें होती थी, करेक्ट है। अब आया एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज चला 15 साल, 1905 से लेके 1920। तो इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे इंडियन लीडर्स ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने जितने भी कास्ट होते हैं और या फिर रिलीजन होते हैं, लैंग्वेज होता है, प्रोविंस होता है, इलाका होता है, ये सभी चीज को एकदम बाजू में रख के पब्लिक को बुलाया कि आओ, आप ये सब चीज छोड़ो, कास्ट वगैरह सब छोड़ो, आप मेरे पास आओ, अब हम सब मिलके एक साथ इकट्ठा होके आंदोलन करते हैं, काम करते हैं, सो दैट ब्रिटिश को दिखे कि यस वी हैव द यूनिटी, वी हैव द स्ट्रेंथ, इंडियंस भी कम नहीं किसी से। तो ये सभी चीजें होने लगा, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस था, कांग्रेस जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के पास आओ और इसको बड़ा बनाओ, सो दैट ये बहुत बड़ा दिखे और लोग, ब्रिटिश के लोग जो है इसको देख के डरे। तो ये सब चीजें की कोशिश होने लगी। धीरे धीरे कांग्रेस जो है इसकी
अंदर बहुत ज़्यादा काम करने लगा, मूवमेंट होने लगे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से होने लगे, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियोलॉजीज आने लगे। अलग अलग लोग जब जुड़ते गए तो उनका आइडियाज़ आने लगा, इनका आइडियाज़ आने लगा, तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा अलग अलग आइडियाज़ आने लगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे और बिपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए वो जो लीडर्स थे ना, जो जैसा मैंने नाम लिया बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पे लाला लाजपत राय और साथ ही में बिपिन चंद्र पाल, तो ये जो लीडर्स थे वो कौन से फेज में थे? एक्सट्रीमिस्ट फेज में थे। इसीलिए वो लीडर्स को कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। याद रहेगा, ठीक है, कि जो लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट फेज में थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ये आप लोग लिख लो, मैं लिखा नहीं रहा हूं ये सब चीजें, नाम आप लोग को बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं और मैं बोलता हूं तो आप लोग वो टाइम पे नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये लोग को क्या कहा जाता था? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के तौर पे दर्जा दिया जाता था। और स्टार्टिंग के दिनों में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, उनका एक ही ये था कि पॉलिटिकल सोच कैसे लानी है। पॉलिटिकल जो सोच है अगर लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तो लोग सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल मूवमेंट, हमको क्या करना है, हमको कैसे फाइट करना है, कैसे स्वतंत्र के लिए लड़ना है, इंडिपेंडेंस के लिए कैसे लड़ना है, तो अगर पता ही नहीं है तो मैं तो चुपचाप घर पर बैठ के सिर्फ खाऊंगा और सोऊंगा, यही होगा ना। अगर आपको पढ़ाई कैसे करना है वो पता ही नहीं है तो आप तो फिर पढ़ोगे ही नहीं, आप आराम से बैठोगे और फेल हो जाओगे एग्जाम में। लेकिन जो जानता है कि पढ़ना कैसे है, रोज कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, हमारे वीडियोस किस प्रकार देख रहे हैं, तो वो यार वो तो टॉप करेगा ना, क्योंकि उनको पता चल गया किस प्रकार करना है। तो एक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज को समझाने का काम जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है नॉर्मल लोगों के लिए करते थे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और साथ ही में न्यूज़पेपर वगैरह भी हुआ करता था, तो ये सब आर्टिकल्स वगैरह और फिर आर्टिकल्स वगैरह के थ्रू भी ये जो पीपल थे, जो आम इंसान जो होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश होती थी, ठीक है। जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका हो गया, ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का न्यूज़पेपर हो गया। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने मिल जाएंगी। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने स्टार्ट किया था कि उन्होंने एक चीज बोला था कि ना, जो त्यौहार होता है ना उसको हम लोग खुल के बनाएंगे, क्योंकि वो जमाने में त्यौहार हम लोग खुल के नहीं बना पाते थे। तो आपको पता है दो त्यौहार आज भी महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। एक है हमारा शिव जयंती, ठीक है ना, शिव जयंती, शिवाजी जयंती बोल लो आप, ठीक है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बनाया जाता है। और दूसरा सबसे अच्छा जो गणेश चतुर्थी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, गणेश चतुर्थी हम लोग बनाते हैं, गणपति बप्पा मोरया। तो ये जो त्यौहार है ये बहुत ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं आज के डेट में। लेकिन इसकी शुरुआत आपको पता है किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई पूछता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो बाल गंगाधर तिलक है, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। उन्होंने प्रेरित किया, लोगों को उकसाया, बोला कि आप शिव जयंती, गणेश चतुर्थी, ये सब फेस्टिवल्स बनाओ। और इनके पीछे देखो कितना दिमाग था उनके पास, कि ये इसलिए वो बोल रहे थे क्योंकि नॉर्मल ओकेजन पे जब आप इकट्ठा होंगे, जब लोग इकट्ठा होंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बैन कर सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर लाठीचार्ज कर सकती है या फिर कुछ भी कार्यवाही कर सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से मिल रहे हैं। जैसे अगर बाल गंगाधर तिलक बोलेंगे कि आओ आओ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, किस प्रकार करना है, तो ब्रिटिश तो मारेगी डंडा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने धार्मिक चीजों के लिए, फेस्टिवल्स के लिए जब मिलेंगे तो ब्रिटिश हम पे नहीं रोक लगा सकता, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यही दिमाग बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। उन्होंने बोला पब्लिक आओ, शिव जयंती, गणेश चतुर्थी बनाओ धूमधाम से और लोग इकट्ठा हो जाओ, तब जाके उसमें वो सब चीज डिस्कशन होती थी। और लोगों को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने पर्सनल चीजों के ऊपर कर रहे हैं, तो ये रोक टोक भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस के थ्रू ये सब चीजें आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था एक तरीके से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने अपना योगदान दिया है और किस प्रकार दिमाग लगा लगा के ये सब मूवमेंट को आगे बढ़वाया है। फिर 1897 में आपको पता है प्लेग पता है ना, चूहे की वजह से प्लेग हो जाता है, एक बीमारी होती है। तो प्लेग का एपिडेमिक बहुत फैल गया था 1897 में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे 100 लोग, 150 लोग, मतलब ऐसे लगभग संख्याओं में लोग, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों में लोग मर गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। तो बाद में एक ऑफिसर थे, ठीक है ना, रेंड करके ऑफिसर्स थे, उनको अपॉइंट किया गया था। फिर उनके ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई हुई। तो फिर चाफेकर ब्रदर्स थे, उन्होंने उसको मार गिराया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ी और जो लोकमान्य तिलक थे उनकी कॉन्स्पिरेंसी आगे बढ़ी और एक तरीके से
तिलक जो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट को पता चली कि बाल गंगाधर तिलक किस प्रकार ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अब बस हो गया, अब बदला लेना है मुझे। तो बदला लेने के लिए तिलक को यानी बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया रिवेंज लेने के लिए। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता आपको, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे और ये हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी। तो आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट यार मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको क्या एक स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट से लेके हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और किस प्रकार ये सब चीजें हमने डिस्कस किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।